नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष से संबंधित एक और वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टियों को कैसे देखा जाता है और ग्रहों जो आपस में ग्रह बैठे होते हैं कुंडली में, कभी 4 घर आगे एक ग्रह से ग्रह बैठा हुआ है, कभी 5 घर आगे जाके बैठा हुआ है, तो कभी 3 घर जाके आगे बैठा हुआ है। तो ये सारी जो स्थितियां होती है कुंडली में, किस तरह से आप इसको रीड करेंगे, अपनी प्रेडिक्शन में लेकर के आएंगे, कौन सा ग्रह किसके लिए अच्छा बैठा हुआ है ग्रह के लिए, यानी आपस में उन 2 ग्रहों का संबंध कैसा है जो लगभग एक ग्रह से 5 घर आगे बैठे हैं, एक घर से 4 घर आगे, माफ कीजिएगा, एक ग्रह से 4 ग्रह आगे जाकर के बैठे हुए हैं। तो कुंडली में हॉरोस्कोप में ग्रहों को किस तरह से पढ़ा जाता है कि आपस में उनकी किस तरह की दृष्टियां बनी हुई हैं और किस तरह से वो आपस में एक दूसरे के लिए फ्रूटफुल है या वो एक दूसरे के लिए नुकसान वाली स्थिति में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली, ये जो कुंडली आप देख रहे हैं काल पुरुष की कुंडली है, इसी पर ही मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि जो एलिमेंट होता है वो 4 एलिमेंट होते हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। इसका जो सीरियल होता है वो होता है अग्नि तत्व, फिर होता है जल तत्व, माफ कीजिए पृथ्वी तत्व, फिर होता है वायु तत्व, फिर होता है जल तत्व। दोस्तों, जिस तरह से तत्व जो होता है, जैसे अग्नि तत्व होता है, तो उसका संबंध किससे अच्छा हो सकता है? उसका संबंध जल से बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। यानी जल अग्नि को कोई खास अच्छा रिस्पॉन्सिव उनका नहीं है, यानी कि कैसे कि अगर जल के साथ में अग्नि का वास होगा तो वो जल जो है उसको बुझा देगा। उसी प्रकार अगर अग्नि तत्व और वायु तत्व ये दोनों ही आपस में अच्छे सामंजस्य के होते हैं, यानी एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं, ये प्रोत्साहन करते हैं एक दूसरे को। तो अगर मान लो कि अगर मेष लगन की कुंडली है और वहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है और तीसरे घर में जाकर के एक और ग्रह बैठा हुआ है, तो ये आपस में दोनों अच्छी स्थिति में कुंडली में बैठे हुए हैं। चाहे वो शत्रु ही ग्रह क्यों ना हो आपस में, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के लिए अच्छी स्थिति में है और एक दूसरे के लिए अच्छा रिजल्ट करने वाले होंगे, क्योंकि वो दोनों जिस तत्व की राशि में बैठे हैं वो जो तत्व है आपस में स्टिमुलेट करता है। यानी एक बैठा है लगन में अग्नि तत्व में और जो दूसरा ग्रह बैठा है वो जाकर के वायु तत्व में बैठा हुआ है। तो निसंदेह जिस एनर्जी, यानी वो जो ग्रह वायु तत्व में बैठा हुआ है, वो जिस तत्व में बैठा हुआ है वो, और जो अग्नि तत्व का जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो आपस में फ्रूटफुल एक एलिमेंट में बैठे हुए हैं। जो एलिमेंट होता है यह व्यक्ति की, मानव की साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। इसी प्रकार अगर कोई जल तत्व में ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए चौथे घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है और लगन में एक ग्रह बैठा हुआ है, तो अग्नि तत्व का बैठा हुआ एक ग्रह और एक जल तत्व में बैठा हुआ है, यहां पर ये आपस में चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। यहां पर ये आपस में नुकसान करने वाले ग्रह होंगे, चाहे भले ये दोनों ही मित्र ग्रह क्यों ना हो, क्योंकि जिस एलिमेंट में जाकर के वो बैठे हैं वो दोनों ही विरोधाभास है, वो दोनों ही विरोधी एलिमेंट है। दोस्तों, उसी प्रकार सबसे अच्छा ट्राइन को बोला जाता है, जैसे आप कहते हैं नवम पंचम योग बना हुआ है। क्यों है वो नवम पंचम योग? यानी कि अगर लगन में कोई मान लो अग्नि तत्व की राशि है तो 5वें घर में अग्नि तत्व की राशि पड़ेगी और 9वें घर में भी अग्नि तत्व की राशि पड़ेगी, या अगर 5वें घर में पृथ्वी तत्व की राशि है तो 9वें घर में भी पृथ्वी तत्व की राशि पड़ेगी और लगन में भी पृथ्वी तत्व की राशि पड़ेगी। और ये ठीक उसी प्रकार से जल तत्व और वायु तत्व के साथ में भी है। तो मान लीजिए कोई ग्रह अगर 5वें घर में बैठा हुआ है अग्नि तत्व की राशि में और कोई ग्रह अगर 9वें घर में बैठा हुआ है अग्नि तत्व की राशि में, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक ही तत्व में बैठे हुए हैं, एक ही तत्व में बैठे हुए हैं। तो जो ग्रह होते हैं वो अपनी साइकोलॉजी को जो एक्सप्रेस करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर ह्यूमन, जो व्यक्ति की कुंडली है, वो एक ही तरह से करेंगे, एक ही डायरेक्शन में करेंगे, क्योंकि उन दोनों का जो एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट है और दोनों ही 120 लगभग 120 डिग्री की एंगल पर बैठे हुए हैं। इसीलिए सबसे उत्तम होता है नवम पंचम योग। सबसे नुकसान वाला जो योग होता है वो होता है आपका षडाष्टक, जिसे कहते हैं छठे आठ का संबंध। यानी कि मान लीजिए लगन में एक कोई ग्रह बैठा हुआ है और 6वें घर में एक ग्रह बैठा हुआ है, तो जो लगन में ग्रह बैठा हुआ है उसका जो तत्व होगा वो कभी भी उस जो 6ठे घर में जो तत्व वाली राशि होगी उससे कभी भी मैच नहीं करेगा। सपोज अगर फर्स्ट हाउस में अगर अग्नि तत्व है, माफ कीजिएगा, चलो अग्नि तत्व नहीं लेते हैं, अगर फर्स्ट हाउस में पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी तत्व अगर फर्स्ट हाउस में है तो जो 6ठा घर होगा उसमें वायु तत्व की राशि पड़ेगी, चाहे वो कोई सी भी राशि हो सकती है, चाहे तो वो मिथुन राशि होगी, चाहे वो तुला राशि होगी, चाहे फिर वो कुंभ राशि होगी। ये डिपेंड करता है कि लगन कौन सी है, लगन किस राशि की है। तो पहले घर में जो
तत्व है वो है आपका पृथ्वी तत्व, और जो छठे घर में जो तत्व है वो है वायु तत्व। तो पृथ्वी और वायु के तत्व में कोई सामंजस्य नहीं है। जैसे पृथ्वी तत्व का जो सामंजस्य है वो है जल तत्व के साथ में, यानी पृथ्वी के ऊपर जल डाला जाएगा तो उसको रिसीव कर लेता है, उसके अंदर उसको रिसीव कर लेता है वो। उसी प्रकार अगर जल में यानी कोई भारी टुकड़ा पृथ्वी का डाला जाए, मिट्टी का डाला जाए, तो वो उसको समाहित हो जाता है, यानी एक दूसरे को एडवर्स नहीं करते हैं। तो वहां पर जब वायु का और पृथ्वी, माफ कीजिए, हाँ, पृथ्वी का और वायु तत्व का जब कोई सामंजस्य ही नहीं है और एक लगन में बैठा हुआ ग्रह और एक जाकर के छठे घर में बैठा हुआ है, तो यानी कि वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शंस में चलने वाले प्लानेट होंगे, उनकी साइकोलॉजी जो होंगी वो अलग अलग डायरेक्शंस में काम करेंगे। सपोज अगर ये दोनों ग्रह जो लगन में बैठा और सातवें घर में बैठा है, ये आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो जाए, लग्नेश हो जाए, और आपके सेवेंथ हाउस का लॉर्ड हो जाए, तो आप सोचिए कि आपका जो पार्टनर है और आप हैं दोनों, तो ये दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे। जो लगन में ग्रह बैठा है वो लग्नेश मान लीजिए चलो उसको, और जो सातवें घर छठे घर में जो बैठा है उसको सप्तमेश मान लीजिए। तो इसी को ही कहते हैं षडाष्टक योग। तो इसलिए यहां पर जो परेशानी है, मान लीजिए षडाष्टक में आठवें घर में जो राशि है, अगर लगन में अगर पृथ्वी तत्व की राशि है तो आठवें घर में कहीं ना कहीं जो राशि पड़ेगी वो जाकर के आपकी अग्नि तत्व की पड़ेगी। तो लगन में जो ग्रह बैठा है वो भी उसके साथ आठवें घर में जो ग्रह बैठा है उसके साथ सामंजस्य में नहीं होगा, चाहे भले वो शत्रु ग्रह हो, चाहे फिर वो भले ही आपका जो ग्रह है वो हार्मोनियस प्लानेट है दोनों, यानी कि दोनों ही सौम्य प्लानेट है, मित्र ग्रह भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अब ये तीन तरह की एस्पेक्ट मैंने आपको बताई। एक तो है तात्कालिक मित्रता, यानी पहले एक कोई भी ग्रह जब तीन घर पीछे और तीन घर आगे बैठता है, जैसे लगन में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तीसरे घर में कोई ग्रह बैठ जाए, या फिर 11वें घर में कोई ग्रह बैठ जाए, तो लगन में बैठे हुए ग्रह से 11वें घर में जो बैठा ग्रह उसकी तात्कालिक मित्रता है, और इधर लगन में बैठे हुए जो ग्रह है उसका तीसरे घर से तात्कालिक मित्रता है, क्योंकि यहां पर लगन में जो तत्व पड़ रहा है उसके हिसाब से तीसरे घर में जो तत्व पड़ रहा है, तत्व की जो राशि है वो भी उसको स्टिमुलेट करती है, और 11वें घर में जो राशि पड़ती है तत्व की वो भी इसको स्टिमुलेट करती है। इसके को तात्कालिक मित्रता कहते हैं, ये अच्छा रिजल्ट करने वाला होता है, ये व्यक्ति के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। ऐसी स्थिति में अगर ग्रह बैठे होते हैं तो व्यक्ति के लिए एक अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी चीजों को जो करना चाहता है जीवन में, और वो साइकोलॉजी जो डेवलप होती है उसके अंदर, वो उसको और ज्यादा स्टिमुलेट करती है, व्यक्ति को और ज्यादा प्रेरित करती है कि वो अपने काम में सक्सेस हासिल करे। एक और जो एस्पेक्ट मैंने आपको बताई वो बताई थी हार्ड एस्पेक्ट, जिसको हम कहते हैं, यानी कि केंद्रीय प्रभाव कह सकते हैं उसको, यानी स्क्वायर एस्पेक्ट होती है वो जब कोई ग्रह एक दूसरे ग्रह से 4 घर आगे पीछे बैठता है। यानी कोई लगन में अगर ग्रह बैठा है तो चौथे घर में जो ग्रह बैठेगा वो, या फिर 10वें घर में जो ग्रह बैठेगा वो, लगन से चौथे वाला ग्रह और 10वें वाला जो ग्रह होगा ये आपस में हार्ड एस्पेक्ट में होंगे। मान लीजिए लगन में अगर अग्नि तत्व की राशि है तो 10वें घर में पृथ्वी तत्व की राशि पड़ेगी, उससे इसका कोई खास सामंजस्य नहीं है, यानी कि दोनों ही ग्रहों में विरोधाभास है और दोनों का आपस में प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि वो केंद्र में आ गए हैं। इसी को केंद्रीय प्रभाव कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट होती है ज्योतिष के अंदर। अगर चौथे घर में ग्रह बैठा है और लगन में ग्रह बैठा है, इसका मतलब है कि जल तत्व की राशि में एक ग्रह बैठा हुआ, एक अग्नि तत्व की राशि में ग्रह बैठा हुआ, उसका भी कोई खास सामंजस्य नहीं होगा। तो ये होती है हार्ड एस्पेक्ट, तीसरे नंबर की एस्पेक्ट, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली, सबसे लाइफ में चैलेंजिंग देने वाली एस्पेक्ट होती है। इसीलिए जिन व्यक्तियों की कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, यानी केंद्र में सारे प्लानेट अगर बैठे हो या सारी ही राशियों में ग्रह बैठे हो और वो अच्छी स्थिति में ना हो, तो जीवन पूरा ही कह सकते हैं कि आप पूरा ही निराशा के साथ में तबाह जैसी स्थिति उसकी हो जाती है और पूरा जीवन संघर्ष में उसका निकल जाता है। वहीं अगर व्यक्ति के इन्हीं चारों घरों में अच्छी स्थिति में ग्रह बैठ जाएं, एक्सॉल्टेशन में अपनी राशि के या फिर मित्र ग्रह के साथ में, मित्र के हिसाब से अगर कुंडली बन जाती है अच्छी, तो उस स्थिति में सारी चीजें बहुत अच्छी देखी जाएंगी। और क्योंकि हार्ड जो एस्पेक्ट होती है, केंद्र में जितने ज्यादा ग्रह व्यक्ति के बैठते हैं, व्यक्ति उतने ही चैलेंजेस फेस करता है लाइफ में, और उन चैलेंजेस से निकलने के लिए उतना ही ज्यादा उसको प्रोत्साहन भी मिलता है, यानी कि उसको उतने ज्यादा वो एफर्ट्स भी करता है। इसीलिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो यही होते हैं जिनकी कुंडली में चैलेंजिंग एस्पेक्ट ज्यादा होती है, और जिनकी कुंडली में सॉफ्ट एस्पेक्ट होती है, जिसे हम नवम पंचम का योग कहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये कहीं ना कहीं भाग्य के धनी होते हैं, और जब भाग्य के धनी होते हैं तो चीजें आसानी से मिलती रहती हैं, और ये ज्यादा प्रयास करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, क्योंकि इनको कम प्रयास में ही चीजें ज्यादातर मिल जाती हैं।
यानी जीवन में जिस तरह की सोच ये रखते हैं, जिस तरह के कर्म ये करते हैं, कहीं ना कहीं भगवान का साथ उसमें मिलता रहता है। इसलिए नवम पंचम को सर्वाधिक श्रेष्ठ बोला जाता है, क्योंकि अलाइनमेंट ऑफ द प्लैनेट जो होता है वो एक ही तत्व में होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो एक एस्पेक्ट और होती है जिसको हम कहते हैं कि लगन। मान ली जो ग्रह जहां बैठा है जिस हाउस में, उसके पीछे वाले घर में ग्रह बैठ जाए या उसके आगे वाले में बैठ जाए। जैसे मान लीजिए कि लगन में कोई ग्रह बैठा है, तो 12वें घर में अगर कोई ग्रह बैठ जाता है या फिर सेकंड हाउस में अगर कोई ग्रह बैठ जाता है, तो ये जो एस्पेक्ट होती है ये भी कोई खास अच्छी एस्पेक्ट नहीं होती, और ये परेशानी लेकर के आने वाली एस्पेक्ट, जीवन में चैलेंजेस वगैरह ये सारी चीजें परेशानी लेकर के आने वाली एस्पेक्ट होती है, यानी दृष्टि होती है। इसीलिए हमेशा जन्म कुंडली में प्लैनेट्स का अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जितने अच्छे प्लैनेट्स आपके तात्कालिक मित्रता में बैठेंगे और या फिर नवम पंचम योग में जाकर के बैठेंगे, उतना ही इजीनेस आपकी लाइफ में रहेगा और आपके लिए चीजें जो है इजी रहेंगी लाइफ में। दोस्तों, ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये बहुत ही बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि ये जो षडाष्टक योग है नुकसान क्यों करता है, नवम पंचम योग फायदा क्यों करता है, केंद्रीय प्रभाव क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि तात्कालिक मित्रता वाला जो मैंने प्रभाव आपको बताया किस तरह का काम करता है। तो ज्योतिष को अगर साइंटिफिक तौर पर अगर समझेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, प्रेडिक्शन आपके लिए आसान हो जाएगी, ज्योतिष सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा, लोगों को पढ़ना, उनकी कुंडली को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसी चीज का इफेक्ट शादी में, रिलेशनशिप में कैसे पड़ता है। रिलेशनशिप में आप किसी को भी ले सकते हैं, चाहे वो आपका मैरिटल रिलेशनशिप है या फिर आपका डे टू डे रूटीन में जिन लोगों से आप डील करते हैं वो रिलेशन है, या जिनसे आप बहुत कम मिलते हैं कभी कभी मिलते हैं, किसी भी तरह का आपका डे टू रूटीन का या फिर आपका लाइफ पार्टनर है, किसी भी तरह का आपका रिलेशन जो बिल्डअप व्यक्ति करता है, किस तरह से एक दूसरे के साथ में वो स्टिमुलेट करता है, किस तरह से एक दूसरे के साथ में परेशानियां व्यक्ति को आती है डील करने में, ये सारी चीजें जो होती है इसी चीज तथ्य पर आधारित होती है। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शादी में इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, और शादी में खासकर, क्योंकि हम रिलेशन की जब बात करते हैं तो हमेशा हम शादी रिलेशन को बात करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा आपका संबंध होता है जो जीवन में बहुत ही लॉन्ग आपके साथ चलने वाला होता है। दूसरा, वो जो आपका पार्टनर होता है वो आपके साथ जीवन में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाला होता है, इसलिए इस रिलेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। बिजनेस पार्टनर आपका एक होता है, लेकिन उसके साथ आप ज्यादा समय व्यतीत तो नहीं करते। कई बार आपके रिलेटिव्स होते हैं, वो भी उनका भी साथ में आपका संबंध होता है, लेकिन उनके साथ भी आप ज्यादा समय स्पेंड नहीं करते। यानी कि अगर रिलेशन की बात आती है तो जहां पर व्यक्ति की सबसे ज्यादा कह सकते हैं जरूरत होती है जिस रिलेशनशिप में, इसलिए हम हमेशा शादी की बात उसमें करते हैं। तो दोस्तों, इसी आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष में किस तरह आप देख सकते हैं कि शादी मिलान, गुण मिलान, मैचिंग ऑफ द हॉरोस्कोप एंड एंड्योरेंस ऑफ द रिलेशनशिप कितनी रहने वाली है कपल्स के अंदर, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो रियल एस्ट्रोलॉजी, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। दोस्तों, अगर आप ज्योतिष की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जो क्लासेस बेसिक की चल रही है अभी, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एडवांस एस्ट्रोलॉजी आप सीखना चाहते हैं जिसमें विशेष रूप से वोकेशन यानी कि प्रोफेशन, मैरिज और सोलर आर्क मेथड क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, मून का प्रोग्रेशन क्या होता है, आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये सारी थ्योरी, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, हुरारी एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, और भी बहुत सारी चीजें ज्योतिष की जो शाखा है वो सारी चीजें हम ज्योतिष में सिखाते हैं। तो इसलिए अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन ज्योतिष से संबंधित आप सीखना चाहते हैं, चैनल पर बने रहिए, नए हैं सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।